हेलो। स्वागत है आपका एनिमे संवादी में। तो मैं आज आपके लिए सुजुमे का ब्रेकडाउन करूंगा। ये एनिमे मूवी हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है, इंग्लिश सबटाइटल्स और हिंदी डब में। और ऐसी रिलीज बहुत ही कम एनिमे मूवीज को इंडियन एनिमे ऑडियंस के बीच मिलती है। अगर सच कहूँ तो मूवी को देखने के बाद मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक मार्वल की 2021 की फाइनेस्ट सीरीज लोकी जैसा लगा। जैसे लोकी और सुजुमे दोनों ही यूनिवर्सल लेवल थ्रेट को रोकने के लिए एडवेंचर में निकलते हैं। उन्हें अपना प्यार भी इसी सफर में मिलता है। उसमें टीवीए टाइम वेरिएंट अथॉरिटी थी, इसमें डोर लॉकर का कॉन्सेप्ट है। टीवीए अनचाही चीजों को प्रून करता था और टाइम और स्पेस को रीसेट करता था, जिससे दूसरा टाइमलाइन ना खुल पाए और एक सेक्रेट टाइमलाइन ही मेंटेन्ड रहे, जिससे इंकर्जन का खतरा टल जाता है। वहीं डोर लॉकर उन दरवाजों को लॉक करता है जिनसे जायंट वॉर्म निकलकर तबाही ना मचा पाए। और भी कई चीजें हैं जो आप इस फिल्म और लोकी सीरीज को देखने से एक जैसा पाएंगे, जैसे कि मिस मिनट और डाइजीन का कैरेक्टर, पॉकेट डायमेंशन वाइड एंड आफ्टर लाइफ डायमेंशन दोनों ही जगह टाइम और स्पेस से बाहर है। और यहाँ सिर्फ वो चीजें रहती हैं जो बर्बाद हो चुकी है या फिर दुनिया को जिसकी कोई जरूरत नहीं। एक धुएंधार मॉन्स्टर जो कि सब कुछ निगल जाएगा, लोकी में अलायत और सुजुमे में वॉर्म जो कि भविष्य में एक श्राप का रूप ले सकता है। सुजुमे एक लड़की है जिसने हाल ही में अपनी किशोर अवस्था यानी टीनेज में कदम रखा है, और इस उम्र में जो सारे बच्चों को सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। एक दिलचस्प मकसद जब वो सोता से टकराती है और जवानी की चुल में उसके मदद के लिए भी तैयार हो जाती है। शिनकाई का अक्सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। इस उम्र में सबको खुजली रहती है सबकी मदद करने की, और खासकर खूबसूरत लोगों की। लेकिन उसके बचपन के जख्म जो कि उसकी माँ से बिछड़ने की वजह से उसके आज में हर रोज एक बुरा सपना बन के वापस आता है। और उसकी मासी जिसने उसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसके साथ भी उसके संबंध खराब होते नजर आते हैं। इस वजह से ये सब तो हुए इसके सब प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अगर मेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक प्राकृतिक आपदा जो वीरान जगहों में रखे दरवाजे से निकलकर तब कुछ तबाह कर देने की क्षमता रखता है, और इसे रोकने का एक ही जरिया है और वो है डोर लॉकर, जिसका काम होता है कि ऐसे वीरान जगहों में जाकर उन दरवाजों को ढूंढना जिसे ये पोर्टल बनाकर निकलने वाला होता है। लेकिन इसे एक टेम्पररी सॉल्यूशन दिखाया गया है इस मूवी में, और इसे रोकने का एक ही तरीका है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो की स्टोन्स को अपनी जगह पर लगा देना, और अगर मेटाफोरिकली इसे रोकने की बात करें तो उसे तभी रोका जा सकता है जब आप अपने अतीत को याद करो और उसे एक आखिरी सलाम ठोक कर हमेशा के लिए अलविदा कर दो, जो कि इंसानों के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और इस मूवी के हिसाब से डोर लॉकर इन दोनों ही चीजों को करने में माहिर होते हैं। लेकिन अगर बात करें सुजुमे की तो उसमें भी ये सारी क्वालिटीज होती है, क्योंकि डोर लॉकर ना होने के बावजूद भी उसे भी वो धुएंधार वर्म दिखाई देता है जो कि आम इंसानों को नहीं दिखता। क्योंकि बचपन में 2011 का ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक हुआ था, तो उसमें वो अपने माँ से हमेशा के लिए बिछड़ गई थी और गलती से आफ्टर लाइफ डायमेंशन में फंस गई थी। इसीलिए उसे वैसे वैसे सपने आते हैं और वो बाद में सोता की मदद भी करती है। अगर बात करें दरवाजे की तो दरवाजा इस कहानी में बहुत ही जरूरी किरदार निभाता है, जो कि लाइफ और आफ्टर लाइफ को जोड़ता है, और इस दरवाजे को खोलने से रोके रहता है दुनिया वालों का लगाव और विश्वास अपने देवता पर, और उनके दबे हुए घाव भी जो कि जमीन की सतह की हिफाजत करते हैं। और ये मूवी यही दिखाना चाहता है कि आज के लोगों का विश्वास अपने देवताओं से उठता जा रहा है और वो अपने जख्मों को दबाने की जगह कुरेदने लगे हैं, जिस वजह से ये दरवाजा खुल जा रहा है और हर उस जगह खुल रहा है जहां प्रकृति को, संस्कृति को वीरान बनाया गया है। उसका इस्तेमाल करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। की स्टोन, इसका कॉन्सेप्ट भी रियल है, जो कि अगर जापान की मान्यता को माने तो ज्यादातर जापान के श्राइन्स में की स्टोन्स होते हैं जो कि अर्थक्वेक से दुनिया को बचाते हैं। अगर लेजेंड्स की माने तो की स्टोन्स में सर होता है एक बड़े से कैटफिश का। फिल्म में 2 की स्टोन्स दिखाए गए हैं, एक जापान के ईस्ट में होता है और दूसरा वेस्ट में। एक वो डाइजीन और दूसरा वो व्हाइट ड्रैगन जो अपने आप को काले बिल्ले में भी बदल सकता है। हर एरा में की स्टोन्स की जगह और की बदल जाती है। अब ये समझने वाली बात है। कैट्स इसलिए दिखाया गया है क्योंकि रियल में कैटफिश के सर से ही की स्टोन्स बनाए जाते हैं। वर्म एक मॉन्स्टर है जो हमारी दुनिया में नहीं, एक धुएंधार मॉन्स्टर है जो कि हमारी दुनिया में आना चाहता है, और इसके आने का जरिया वैसे दरवाजे हैं जो कि वीरान जगहों में
या फिर खंडरों में होते हैं, जहाँ से जीवन और उसकी उम्मीद तबाह हो चुकी हो। ये ह्यूमन वर्ल्ड में आकर पूरे आसमान को चपेट में लेकर प्रलयकारी भूकंप लाना चाहता है। ये वर्म हर उस चीज को निगल जाता है जो कि बर्बाद हो चुका है। इसी का कॉन्सेप्ट मुझे लोकी के अलाइव जैसा बहुत ज्यादा लग रहा था। और क्योंकि दुनिया में बर्बादी बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से वर्म अपने आप में बहुत भारी हो चुका होता है और अपने भार से ही ये अपने आप में एक कयामत होता है। इसके चपेट को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकता, सिर्फ डोर लॉकर देख सकता है या फिर गॉड पर्सन्स। आफ्टर लाइफ वो जगह है जहाँ जिंदगी के लिए कोई जगह नहीं। इस मूवी के हिसाब से ये जगह है गुजरे हुए कल और उससे जुड़े यादों की। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें मरे हुए युग रहते हैं, जैसे कि कोई भी कयामत या विस्फोट जिसके साथ एक युग खत्म हो गया हो। और यही जगह है उस धुएंधार वर्म की। और जब भी ये आफ्टर लाइफ से निकल के हमारी दुनिया में आता है तो अपने साथ ही अर्थक्वेक भी लाता है। और इस वर्ल्ड की एक और खास बात है कि जो भी इसे देखता है उसे ये अलग नजर आता है उसके सोच और उसके पास्ट के आधार पर, क्योंकि ये आउट ऑफ टाइम और प्लेस है। यहाँ समय सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। माकोतो शिनकाई की ये मूवी एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है उनके स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग के साथ। ऐसी बात नहीं इसमें खामियां नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमी है, कोई भी किसी के साथ कहीं भी चला जा रहा है, ना रिश्ता ना नाता, और उन रिश्ते नातों पर सवाल करते हुए जा रहा है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ नछावर कर दिया। 2 दिन की मुलाकात को प्यार बता देना, मतलब कुछ भी। इसका क्लाइमैक्स मुझे तो थोड़ा बहुत समझ आ गया, लेकिन शायद काफी लोगों के लिए इसका क्लाइमैक्स सेटिस्फैक्ट्री ना हो। और अब अगर इसके क्लाइमैक्स की बात की जाए तो ये मूवी हमें बताती है कि किस तरह हम अपने वास्तविकता से भागते हैं और उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 4 साल की सुजुमे जब अपने खोए हुए माँ को ढूंढते हुए ब्रह्मांड के उस प्रांत तक पहुंच जाती है जहां समय और स्थान का प्रभाव नहीं होता है, तो उसे वहां अपना ही फ्यूचर वर्जन मिलता है। और यही चीज हमने कई सारे टाइम ट्रेवल मूवी में देखा ही होगा, जो कि बड़ा जेनरिक सा हो जाता है। और इस चीज की उम्मीद आपको माकोतो शिनकाई से नहीं होती है, क्योंकि माकोतो शिनकाई की हर मूवी का क्लाइमैक्स उसके व्यूअर्स को अपने आप में एक एहसास, एक फीलिंग ऑफ मैच्योरिटी, एक दर्द, एक सन्नाटा, एक अधूरापन दे जाता है। और आपने माकोतो शिनकाई को फॉलो करा है तो ये चीज आपने भी महसूस किया होगा। इस मूवी ने 90s के क्लासिक म्यूजिक एल्बम्स को भी एक ट्रिब्यूट दिया है अपने लॉन्ग रोड ड्राइव वाले सीन में, जहां एक से एक बढ़िया ट्रैक बजते हैं, जैसे कि स्वीट मेमोरीज का रिमिक्स वर्जन, गीजा गीजा, सोत्सुग्यू। इस मूवी के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये अपने आप में पूरा है। माकोतो शिनकाई ने इस बार एक कहानी पूरी कही है जो कि वो हर बार नहीं कहते। आप योर नेम देख लीजिए, वेदरिंग विथ यू ले लीजिए, 5 मीटर पर सेकंड्स ले लीजिए, या फिर गार्डन ऑफ वर्ड्स ले लीजिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि माकोतो शिनकाई एक फिल्म मेकर है जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को बहुत ही प्रोत्साहन करते हैं। तो हमें भी उन्हें छूट देनी चाहिए कि वो अपने काम के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आते ही नहीं है, क्योंकि दरअसल मैं एक मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ और मुझ पर कई सारे ग्लोरियस पर्पस का दारोमदार है। और मेरा ये वीडियो आते आते शायद सुजुमे अब इंडियन थिएटर्स में नहीं होगा, लेकिन होपफुली वो लोग शायद OTT पे कहीं ये रिलीज करें। तो अगर आप एनिमे फैन हो और आपने थिएटर्स में इस मूवी को मिस कर दिया है तो बदकिस्मती आपकी है। और एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा।